दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए राष्ट्रवाद पे चर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को देखेंगे और उनसे जुड़े हुए तमाम विचारों को हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम जीसी साइज का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4,000 है, इंग्लिश मीडियम में 5,000। अगर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, संपर्क कर सकते हैं। आइए, जैसा कि आप जानते होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान साहित्यिक व्यक्ति थे और साहित्य के क्षेत्र में भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थी। उनकी गीतांजलि के लिए भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता है। 2 देशों के, भारत और बांग्लादेश, जन गण मन और अमर सोनार बांग्ला, और साथ ही साथ श्रीलंका के राष्ट्रगान के कुछ अंश रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था। कुल मिलाकर 3 देशों के राष्ट्रगान के जनक है। साथ ही साथ भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और भारत के गुरुदेव हैं। क्योंकि गांधी जी द्वारा उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दिए थे। तो भूमिका में लिखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान साहित्यिक व्यक्ति थे। उनका चिंतन जो है समकालीन जगत को जो है व्यापक रूप से प्रभावित किया है और समकालीन जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्य, चित्रकला, संगीत के क्षेत्र में उनके विचारों का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। लिखने के बाद हम जो है, फिर आप नीचे आ जाइएगा, उसके बाद लिखिएगा, वो अपने राजनीति संबंधी विचारों में वे सच्ची स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। उनका जो राजनीति की जो उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार है, वह केवल देश की स्वतंत्रता संबंधी विचार नहीं है। वो देश के ब्रिटिश शासन से या विदेशी शासन से मुक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता में उनकी जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है वो व्यापक है। उनका मानना है कि एक ऐसा स्वतंत्रता होनी चाहिए जिसमें देश के किसी व्यक्ति को जीवन विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो, किसी व्यक्ति को किसी भी पद पर पहुंचने की पूरी अवसर प्राप्त हो। ऐसी स्वतंत्रता जो है कि कल्पना करते हैं कि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति है, इससे नहीं होगा। वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी बात करते हैं। और वे सच्ची स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। सच्ची स्वतंत्रता व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकती है, वैसे समाज में प्राप्त हो सकती है जो समता आधारित समाज हो। समता आधारित समाज से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो वे उनकी स्वतंत्रता संबंधी विचार को देखेंगे तो सच्ची स्वतंत्रता की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। वे सच्ची संकल्पना के 4 जो है चरण बताते हैं। एक है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति से समुदाय की स्वतंत्रता, समुदाय से ब्रह्मांड की स्वतंत्रता, ब्रह्मांड से अनंत तक की स्वतंत्रता। एक ऐसी स्वतंत्रता होगा जिससे इस सच्ची स्वतंत्रता से नवोन्मेषी विचार उत्पन्न होता है, यानी समाज में इनोवेटिव नए विचार पैदा होते हैं। जब तक आप व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तो व्यक्ति सोचेगा कैसे, मोबाइल का आविष्कार कैसे होगा, दूरसंचार का आविष्कार कैसे होगा, डिजिटल बोर्ड का आविष्कार कैसे होगा। तो नवोन्मेषी विचार पैदा होते हैं, व्यक्ति की सुख और संतोष में वृद्धि होती है, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण विकास होता है। भेदभावपूर्ण समाज में यह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। साथ ही साथ वे अपने राजनीतिक विचार में लोकतंत्र, सामाजिक न्याय को वरीयता देते हैं। यानी कहिएगा लोकतंत्र, समता, न्याय, इस पर जो है वो समर्थन करते हैं, वरीयता देते हैं। अगर उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार को देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचार जो है
वे राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। इसके पीछे मानना है कि वे मान रहे थे कि यूरोप के जो राष्ट्रवाद है उससे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है, अशांति पैदा होता है, साथ ही साथ उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है, मानवीय मूल्यों का जो है क्षरण होता है, मानव के जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उस पर ग्रहण लगता है। साथ ही साथ श्रम का जो है क्या करता है, वह स्वतंत्रता श्रम का शोषण करता है। तो एक तरफ पहले वे जो है अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करते हैं, और एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीयता होगा जो विविधता, खुलेपन, सहिष्णुता, सहअस्तित्व पर आधारित जो है विश्व व्यवस्था का वे समर्थन करते हैं और राष्ट्रवाद का आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद का जो जन्म होता है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या होता है, औद्योगिकरण होता है, और औद्योगिकरण जो होगा तो औद्योगिकरण दो आवश्यकता को जन्म देता है। देख लीजिए यहां है, औद्योगिकरण जो है दो आवश्यकता को जन्म देता है। कैसे? एक कच्चे माल की आवश्यकता और विश्व में बाजार की आवश्यकता। और इस कच्चे माल की आवश्यकता, विश्व बाजार की आवश्यकता से क्या होता है, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। और यही उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से क्या होगा, दो गुटों का जन्म होगा और दो गुटों से विश्व युद्ध होती है। विश्व में उनका राष्ट्रवाद की आलोचना जो है दो कारणों से करते हैं। मतलब एक तो होता है देश के अंदर राष्ट्रवाद का जो है असर, पहले नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, और देश के बाहर राष्ट्रवाद का जो है क्या प्रभाव होता है वह दिखाते हैं। तो राष्ट्रवाद से क्या होता है, इसलिए वो राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। राष्ट्रवाद से देश के अंदर क्या होता है, मानवीय मूल्यों और श्रमों का जो है पतन होगा। अब भारत में ही देखिए, मानवीय मूल्यों का कैसे जो है पतन हो रहा है। वह देखिए, मानवीय मूल्यों और श्रमों का पतन। अब राष्ट्रवाद से क्या होगा, राष्ट्रवाद से यहां से इससे समझिएगा, यहाँ राष्ट्रवाद से क्या होता है कि पहले तो पूंजीपति का उदय होता है, और इस पूंजीपति वर्ग जो है क्या करता है, राजनीतिक पर नियंत्रण करता है, और राजनीति पर नियंत्रण करके जो है क्या लोगों के अधिकारों पर जो है पहले चोट करता है। राष्ट्रवाद से असमानता बढ़ता है, और असमानता बढ़ता है। उसके अलावा देखिए, राष्ट्रवाद से क्या होगा कि आप जानते ही हैं कि राष्ट्रवाद वह विचार भावना है जो देश को प्रगति के शिखर पर ले जाता है। प्रगति के शिखर पर तभी जाएगा जब देश में औद्योगिकरण होगा। और पूंजीपति क्या करता है कि देश में जो है धन कमाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वो अधिक से अधिक जो है श्रम का जो है दुरुपयोग करता है। अधिक से अधिक काम के घंटे जो अपने मिल में है या औद्योगिक कारखाना है उसमें अधिक देर तक काम लेता है, श्रमिकों को कम वेतन देता है, श्रमिकों से तमाम तरीके के जो है शोषण करता है, मानवीय मूल्यों का पतन होता है। उसके बाद जो है धन का संकेंद्रण पैदा होता है, व्यक्ति के सामाजिक, और जब राष्ट्रवाद होगा तो क्या होगा, व्यक्ति के आर्थिक शक्ति से ही सामाजिक स्थान समाज में निर्धारित होने लगता है। आज भी समाज में देखते होंगे, अगर व्यक्ति कितना समझदार बुद्धिमान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति कितना पैसा वाला है, अगर पैसा वाला है तभी उसको समाज में स्थान मिलता है। और यह धनी आदमी राजनीतिक सत्ता पर, ग्राम पंचायत में, लोकसभा, विधानसभा, इस सब में कब्जा कर लेता है, और कब्जा करके व्यक्ति के अधिकारों का जो है प्रतिहनन करता है। तो देश के अंदर औद्योगिक विकास से क्या होगा, एक तो मानवीय मूल्यों का पतन होगा, और धन के संकेंद्रण से क्या होगा, कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति जाएगी, और व्यक्ति का सामाजिक स्थान जो है धन संपत्ति से निर्धारित होने लगेगा। यह धनी आदमी राजनीति पे कब्जा करेगा, राजनीति पर कब्जा करके वो लोकतंत्र को लूटेगा, जैसा कि अभी हो रहा है देश में। साथ ही साथ व्यक्ति के अधिकारों पर चोट पहुंचाएगा। देश के अंदर होता है औद्योगिकरण से, देश के बाहर क्या होगा, कच्चे माल के लिए क्या होगा, औद्योगिकरण होगा तो कच्चे माल जरूर चाहिए, सामान बेचने के लिए बाजार चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए, लोग दूसरे देश पर कब्जा करता है। अभी बहुत सारे लोग, चीन क्या करता है,
राष्ट्रवाद है क्या करता है, सबको श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार सबको जो है पैसा दिए हुआ है, कब्जा किए हुआ है, मालदीव कब्जा किए हुआ, क्यों? अपना सामान बेचने के लिए, कच्चा माल वहां से प्राप्त करने के लिए। उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी देश है ना, चीन जो है साम्राज्यवादी देश है, करने के लिए। अब इसी तरीके से अमेरिका कर रहा है, भारत भी शुरू कर दिया है, भारत भी शुरू कर दिया है। अब क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा होगा, भारत चीन में, अमेरिका चीन में पैदा हुआ है ना, और यही तनाव चीन में क्या होगा, अलग अलग गुट बनेगा। जैसा कि भारत का गुट जो है क्वाड बना है, तो चीन बनाया है ब्रिक्स, SCO, एक गुट बनेगा। यही गुट जो है क्या करता है, विश्व पैदा करता है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद अपनाने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद से व्यक्ति के अधिकार जो है अधिकारों पर चोट पहुंचता है, उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। भारत एक बहुलवादी समाज है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, इसलिए राष्ट्रवाद यहाँ उपयुक्त नहीं है। राष्ट्रवाद में क्या होता है कि व्यक्ति बहुसंख्यक लोगों का समर्थन करता है, जैसे कभी नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की बात है, हिंदू की बात करता है, तो अल्पसंख्यक जो है उसके अधिकारों का हनन होता है। श्रीलंका कुछ समय जो है सिन्हल जो है की बात करता था, तो वहां तमिल अल्पसंख्यक है, उसके अधिकारों पर उसके साथ शोषण हुआ था। हालांकि नरेंद्र मोदी के समय किसी अल्पसंख्यक का शोषण नहीं हुआ है, ये बात याद रखिए, किसी का शोषण नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को चोट पहुंचता है। जब अगर एक बहुसंख्यक की बात करेंगे तो अल्पसंख्यक निश्चित रूप से उसमें एक आक्रोश पैदा होगा। तो इसीलिए वो राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन करते हैं। उनका सामाजिक और धार्मिक विचार में देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है अपने सामाजिक विचार में देखेंगे बहुलवादी समाज का समर्थन करते हैं। ऐसा समाज हो जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृतियों को लोग एक साथ निवास करते हो। वे नारी शिक्षा के लिए नारी भवन नाम से महिला छात्रावास की भी स्थापना किए थे। नारी महिला शक्ति के प्रबल समर्थक थे। सामाजिक असमानता के तत्वों को अपनी रचना के माध्यम से, जब समाज में जो असमानताएं हैं, छुआछूत है, भेदभाव है, जो शोषणकारी तत्व मौजूद है, उस पर अपनी रचना के माध्यम से प्रहार करते हैं और समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर देते हैं। एक ऐसा समाज होगा जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अधिकार होगा, सबको उन्नति का समान अवसर प्राप्त होंगे। महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विकास तभी हो पाएगा जब विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी। स्त्री पुरुष समानता का समर्थन करते थे। वे उनके धार्मिक विचार देखिएगा तो वे धार्मिक विचार में जो है मूर्ति पूजा, अवतारवाद का जो है वे विरोध करते हैं, निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म के समन्वय है गलत है, याद रखिएगा। समन्वय पर जो है वो विश्वास करते थे, भावना, भगवान और भक्तों के अनुराग पर वो विश्वास करते थे। और वे धर्म में मानव धर्म पर विशेष जोर देते थे, मानव धर्म पे। उसके बाद धर्म के क्षेत्र में कट्टरता और सांप्रदायिकता का वे जो है संकुचित विरोध करते थे। मानव धर्म पर विशेष जोर देते थे, मानव धर्म पे, यानी धर्म की जो अच्छाई है, धर्म का उपयोग जो है बिल्कुल मानव के विकास के लिए होनी चाहिए। धर्म मानव के विकास के लिए होनी चाहिए, मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए, मानव के उत्थान के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो है चित्रकारिता, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जो चित्रकारिता है वो मनुष्य को पर्यावरण और पर्यावरण को विश्व जोड़ने का माध्यम है। वो अपनी चित्रकारिता की शुरुआत 1928 में किए थे। 1928 से 1940 से 2000 चित्रकारी किए थे। उनकी चित्रकारिता की विषय वस्तु देखेंगे तो काल्पनिक, विचित्र जानवर, पशु पक्षी और रहस्यमय मानवीय चेहरा उनकी चित्रकारिता की विषय वस्तु थी। उनकी चित्रकारिता में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे जितने भी चित्रकारी किए तो उसमें शीर्षक नहीं देते थे और उनकी चित्रकारिता सहज और नाटकीयता पर आधारित था। साथ ही साथ उनकी चित्रकारिता में प्राकृतिक रंगों का जो है प्रयोग करते थे। उनकी चित्रकारिता जो है आंतरिक वास्तविकता का अंदर
का प्रतिनिधित्व करता था। साथ ही साथ वो अमूर्तता का भाव जो है प्रकट करते थे, यह याद रखिएगा। और उनकी चित्रण विधि में देखेंगे ब्रश, कपड़े के रंग, टुकड़े, उंगलियों का जो है प्रयोग करते थे। अपने चित्रकारिता के माध्यम से समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो है झलक प्रस्तुत करने का काम प्रस्तुत करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा पर विचार। उनका जो शिक्षा था वो व्यक्ति के संपूर्णता में के विकास, तो शिक्षा को व्यक्ति के सर्वोच्च विकास का माध्यम मानते थे, संपूर्णता में विकास का एक माध्यम मानते थे। वे जो है शिक्षा को जो है व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे पहलुओं का जो है वह समग्र विकास का माध्यम मानते थे। वे शिक्षा में जो है संवेगात्मक विकास के लिए जो है वे खेल कूद, व्यायाम, एक्सरसाइज पर जोर देते थे। शिक्षा के मानवीयता पर भी जोर देते थे। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति मानवीयता पैदा करे, सहानुभूति, दया, करुणा, दया, मदद, प्रशंसा, ये सब पैदा करे। वो व्यवसाय, और उनका मानना था कि शिक्षा ऐसा होनी चाहिए जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करे, यानी व्यवसायिक शिक्षा। वे व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा पर जो है जोर देते थे। शिक्षा जो है वो मानते थे कि प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर जो है शिक्षा जो है कि प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर जोर देते थे। साथ ही साथ मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के समन्वय पर वो जोर देते थे। यह स्थिति है उनकी। रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यकार में उनकी भूमिका देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। गीतांजलि उनको मिला है। वे 3 देशों के राष्ट्रगान के जो है रचयिता है। श्रीलंका के राष्ट्रगान के कुछ अंश लिखे थे, इसलिए 2 देशों के राष्ट्रगान लिख सकते हैं। 2500 गीतों की रचना वो किए थे। उनकी रचनाओं में देखेंगे गीतांजलि, गीतमाल्य, जनगणमना, जन अमर सोनार बांग्ला प्रमुख है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर भक्त के बीच संबंधों पर उजागर किए हैं। वे देशभक्ति से संबंधित ग्रंथों और गीतों की रचना करके वे जो है लोगों में जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा किए, जागरूकता पैदा किए। साहित्य के सभी विधाओं की रचना किए हैं, चाहे वो काव्य हो, नाटक हो, कविता हो, उपन्यास हो या कथा हो, सारे रचना किए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत के क्षेत्र में देखेंगे उनकी भूमिका, तो संगीत के क्षेत्र में भी उनकी अपार भूमिका है। वे गुरुदेव की संगीत जो है, उनकी जो संगीत थी व्यक्ति को ब्रह्मांड से जोड़ने का माध्यम था, यह स्थिति है। और हिंदुस्तानी संगीत ध्रुपद से 300 गीतों की रचना किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उत्साह को बनाए रखने के लिए अनेक लोक शैली में जो है गीतों की रचना किए थे। और रंगीत, आप जैसा कि जानते होंगे कि संगीत के क्षेत्र में पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत के समन्वय पर जोर देते थे। उसके बाद रविंद्र संगीत की भी स्वयं जन्मदाता है, यही स्थिति है। समूचे भारत को जो है अपने धुन में ढालकर, समूचे भारत के धुन को अपने जो है गीतों में ढालकर वह राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिए थे। पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत के समन्वय पर जोर देते थे। देशभक्ति के अनेक गीतों की रचना, देशभक्ति के अनेक गीत जो है लिखे थे, जिसमें 2 देशों के राष्ट्रगान भी है। उनको गीतों में मानव जीवन की अनुभूतियों और उनकी विस्तृत झलक जो है प्रस्तुत होती है, यह स्थिति है। साथ ही साथ उनके गीतों में बोध और सुर के समन्वय जो है, बोध और सुर के समन्वय पर जो है विशेष बल है। रविंद्र संगीत जो है सात्वत और रोमांच पैदा करने वाला संगीत है। वे जन्मदिन, विवाह, खेतों की जुताई, यहाँ जुताई है याद रखिएगा, जुताई, फसल कटाई, 9 वर्ष पर तमाम जो है पारंपरिक जो है समारोह त्योहारों पर जो है वे जो है गीत लिखे थे। उनकी जो है यह गीत संगीत जो है आप देख लिए हैं और इसको याद करना है। और गांधी और टैगोर के बीच तुलना PDF में लिखा होगा, देख लीजिएगा।